गर्ल्स, हाउस द जोश। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके हाई मार्क्स आके भी वो पीछे रह जाते हैं, तो एक तरीके से जो क्वालिटी है उनके अंदर की एबिलिटी है वो आगे नहीं आ पाती है, जो यूथ है हमारा, तो इस वजह से ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कि हरियाणा में लड़कियां भी होती हैं, तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच थोड़ी बैकवर्ड है और वो लड़कियों को नहीं आने देते आगे सोसाइटी में। तो अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट फिर भी सेक्स रेशो थोड़ा बाकी स्टेट के कंपैरिजन में हरियाणा का काफ़ी कम है। इंडिया मतलब चारों तरफ से ना ऐसी है कि हमारे एनिमीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोकली ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, मतलब कि हर दूसरा इंसान आर्मी ट्रेनिंग से गुजरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम में भी हमें काम आएगा। वैसे अभी जो सरकार है उसने ये तो किया है कि बिना खर्ची वगैरह के जो है खर्ची पर बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी जो है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर हमारा यूथ पढ़ेगा तो उसको आगे रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हमारी यात्रा पहुंच चुकी है इस समय सोनीपत। हरियाणा के अलग अलग जिलों से होते हुए हमने दिखाया आपको किस तरह से इस बार कहां पर किस दल के लिए किसका दिल कैसे धड़क रहा है, इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है, किन मुद्दों पर बात बनने वाली है और किसकी बात बिगड़ने वाली है। हमने समाज के अलग अलग तबकों से आपको रूबरू कराया, समझने और जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पर ये चुनाव जो है हावी होने वाला है, या फिर इस चुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी होने वाले हैं, किस दल के वारे न्यारे होने वाले हैं, ये मालूम पड़ेगा 8 तारीख को जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव में हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ युवाओं से रूबरू कराया जाए, क्यों ना उनके दिलों को टटोला जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि जो पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं, जो पहली बार के मतदाता हैं, आखिर उनके मन में इस समय किन मुद्दों में जो है वो उनके मन में जो है कौन कौन से मुद्दे हैं जो उमड़ घुमड़ रहे हैं। गर्ल्स, हाउस द जोश। तो यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से जोश जो है अपने पूरे उफान पर है। चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है, अच्छा आप में से ऐसे कौन कौन लोग हैं जो पहली बार वोट करने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? ठीक है, और सेकंड टाइम वोट करने वाले कौन कौन से? ठीक है, मिले जुले से हैं, मिले जुली संख्या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, हम मुद्दों पर ही बात करते हैं, और क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स हैं तो भाई बहुत लाजमी बात है कि अपने करियर को लेकर के थोड़े से सेंसिटिव ज़रूर होंगे। अच्छा, आपके मन में जो है इन दिनों क्या चल रहा है कि भाई कॉलेज जब ख़त्म हो जाएगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर, इतनी आपको दिखाई देता है? मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा कम एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिल रही है, ये जो है सभी के दिलों में जो है, और ख़ासतौर से पेरेंट्स के मन में कि हमारे बच्चे अब आगे करने के वाले हैं। ऐसा क्यों लगता है कि सोसाइटी में जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है? ऐसा क्यों फील हो रहा है आपको? सर, ये चीज़ इसलिए फ़ील होती है क्योंकि कई बार जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे देखा जाए, और 125 करोड़ जनता है, तो उसके लिए जो सभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खासकर युवा जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग बन गया है हर चीज़ कि हम किस फील्ड में जाएं, किस चीज़ के लिए। और मेनली मैं जनरल लोगों की बात करूँगी, जनरल कास्ट के लिए जो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग बन जाता है हर चीज़ के लिए, इवन मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा हो जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं हर चीज़ में। इस बालिका ने यहाँ पर एक बड़ी ही जो है गंभीर बात उठाई। 2 बातें इसने कही। एक तो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जब कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा होंगे तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो किस किस को क्या मिल सकता है। दूसरी बात ये कि आप जो कटअवेज अक्सर देखते हैं तो वो जो है बहुत ही हाई चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसको थोड़ा सा समझने और उसको थोड़ा दुरुस्त करने की आवश्यकता। वो कैसे होगी? सरकारों को उसकी रणनीति पर जो है काम करना होगा। आगे क्या करने वाले हो आप? मैंने अभी सोचा है कि MBA करूँगी आगे, और देखते हैं आजकल जैसे कई सारी सरकार ने योजनाएं भी चलाई हुई है युवाओं के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए और ऐसी चीज़ें, तो उसी में आगे फील्ड ट्राई करेंगे। तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जाना चाहते हो? ठीक है, बहुत अच्छा विचार है आपका। अच्छा ये बताइए कि क्या हरियाणा में ही रह के ये सब चीज़ें करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा भी आइडिया है कि भाई बाहर निकला जाए, कुछ किया जाए? अभी फ़िलहाल तो हरियाणा में रह के ही सोचा है, क्योंकि हरियाणा में रह के पहले अपने जो स्टेट है उसी को देखते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ रखी हुई हैं, और अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम बाहर देखेंगे। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर खुले हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि गर्ल्स के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए हालांकि रिजर्वेशन किया गया है कुछ सेक्टर्स के अंदर कि भाई वहाँ पर इतनी प्रतिशत जो है लड़कियाँ होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ ठीक है क्या? ये रिजर्व होना चाहिए? ये होना चाहिए, बट हमारे लिए होता है, हम जनरल कास्ट के हैं, हमें वो रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाती हैं।
जनरल कास्ट की वजह से। जिनकी ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको भी नहीं मिल पाती है, और जो लोअर कास्ट वाले हैं उनके बिल्कुल कम मार्क्स में वो मिल जाती है। हम इतनी भी मेहनत कर ले फिर भी हमें वो नहीं मिल पाती है। जी, ये रिजर्वेशन की मैंने जो है बहुत सारी जो है चर्चाएं यहाँ पर सुनी है, और ख़ासतौर से हरियाणा में जब हम आए इलेक्शन को कवर करने के लिए, तो रिजर्वेशन का मुद्दा जो है बार बार लगातार यहाँ पर उठता रहा, और छात्रों के बीच में भी ये जो है चिंता का विषय बना हुआ है। सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन किस तर्ज पर? यहाँ पर जो है कुछ छात्र ऐसे भी शायद हो। अच्छा, ये बताइए आप में से ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि रिजर्वेशन अभी होना चाहिए? ऐसे कोई है जिनको लगता है कि रिजर्वेशन अभी होना चाहिए? आप सबके हिलते हुए सर यहाँ पर देखें। हाँ, आप कुछ बोल रही हैं? इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए रिजर्वेशन, ऐसे कास्ट बेसिस पे नहीं। क्योंकि कास्ट बेस जब रिजर्वेशन स्टार्टिंग में लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि बैकवर्ड क्लासेस को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड कास्ट के हैं, वो जनरल वाले लोगों से भी अच्छी स्थिति में है इकोनॉमिकली, तो आई डोंट थिंक वो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत वाजिब बात कही है कि रिजर्वेशन वाकई डिजर्व कौन करता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर रिफॉर्म करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक आधार बनाना चाहिए, जो आर्थिक आधार है उस आधार पर मिलना चाहिए, जाति आधार पर जो है। अच्छा, ये बताइए कि ये बात तो हमेशा से उठती रही है, हम पिछले कई दशकों से लगातार सुनते चले आ रहे हैं कि भाई आगे जो है बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसी बात उठती है तो अलग अलग समुदायों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग जो है उठ खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि भैया रिजर्वेशन तो हाथ नहीं लगाना, रिजर्वेशन तो ख़त्म ही होना चाहिए। इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहोगे? हमारी जो पार्टीज़ डिफरेंट हैं वो हमेशा एक कमज़ोर पॉइंट पकड़ती हैं इंसानों का। वो सिर्फ हमेशा कास्ट सिस्टम या रिजर्वेशन पर ही बात करती है। वो अपनी वोट्स को अफेक्ट नहीं करना चाहते। अगर वो रिजर्वेशन को छोड़ेंगे ना तो वो शायद जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो जहाँ उनकी वोट्स हैं, वो शायद उनकी डगमगा जाएगी। ये बहुत गहरी बात इन्होंने कही कि भाई सारा खेल जो है शायद वोटों का हो सकता है। ये बालिका जो है बहुत गुमसुम सी बैठी हुई है, इसको हम गुमसुम नहीं बैठने देंगे, इससे हम पूछेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी जो चुनाव भी चल रहा है, चुनावी माहौल है अभी, और रिजर्वेशन का मुद्दा हर चुनाव में गर्माता है। ये रिजर्वेशन अच्छी बात है, बुरी बात है? एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात, लेकिन कास्ट के ऊपर तो अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे? रिजर्वेशन ठीक है, एक शब्द में आंसर दिया कि रिजर्वेशन अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है पता नहीं, यहाँ जान लेते हैं। ये रिजर्वेशन जो है अच्छा है कि बुरा है? नहीं अच्छा। क्यों? क्योंकि सर रिजर्वेशन एक ऐसी चीज़, जैसे हम कास्ट सिस्टम देख रहे हैं, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे हमें रिजर्वेशन दी गई है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, हम जैसे किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ही जाते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके हाई मार्क्स आके भी वो पीछे रह जाते हैं। तो एक तरीके से जो क्वालिटी है, उनके अंदर की एबिलिटी है, वो आगे नहीं आ पाती है, जो यूथ है हमारा। तो इस वजह से ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जी, समाज में हम जो है इक्वालिटी की बात करते हैं, और जैसा कि इन्होंने भी कहा भी कि अगर इक्वालिटी लेकर के आनी है तो ऐसा क्यों कि जब उतने ही मार्क्स ला करके किसी का कहीं पर जो है सिलेक्शन हो जाता है और उतने ही मार्क्स ला करके दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो ये इक्वालिटी वाली बात यहाँ पर जो है थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर यहाँ पर बनी है। और ख़ास तौर से ये दुविधा जो है युवाओं के मन में है, जो अब आगे नौकरियों की तलाश में अगले कुछ सालों में यहाँ से पढ़ करके जब बाहर जाएंगे तो इन चीज़ों से जो है इनका आमना सामना होगा। हम थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलें। पीछे वाली रो में जो है कुछ और धुरंधर बैठे हुए हैं जो सिर्फ मंद मंद मुस्का करके अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी रिजर्वेशन की ऐसे बात चल रही है, ठीक है, इलेक्शन का भी माहौल है अभी इस समय, ठीक है, हमारे नेता जो है सारे यही बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन हम ख़त्म नहीं होने देंगे, यहाँ तक कि एश्योरिटी दी जाती है कि रिजर्वेशन नहीं ख़त्म किया जाएगा। आप लोग युवा हैं, छात्र हैं आप लोग, आपको क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं? मुझे लगता है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि भारत को राम राज्य बनाया जाए, तो राम राज्य में तो रिजर्वेशन का सिस्टम कुछ था ही नहीं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो इंडिया में रिजर्वेशन हो रही है वो कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन हो रही है, और कास्ट में मुझे लगता है मैटर नहीं करती। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का अधिकार है, तो जब तक रिजर्वेशन होगी इक्वलिटी नहीं आ सकती, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ये तुम्हारा नाम क्या है? नेहा। नेहा जो है मुझे लगता है कि आगे चल के नेता बनने वाली है। इसने बोला कि भारत में अगर राम राज्य लेकर के आना, जैसे कि बोला भी जाता है, तो रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए, और तभी जो है इक्वालिटी यहाँ पर सोसाइटी में आ सकती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है कि नहीं? ये तो आप मानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आर्थिक आधार पर जो है वो लोग डिज़र्व करते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं सोसाइटी में जो आज भी जो है छुआछूत का शिकार हैं,
जिनकी सोसाइटीज़ में कुछ लोग जाना पसंद नहीं करते। हालांकि बहुत बुरी बात है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए आजकल के आधुनिक समाज में, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको लगता है कि कुछ और साल या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन रखा जाए या कंटिन्यू किया जाए? ये सर बिल्कुल, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास या फिर जो लोअर क्लास है, हम आज भी कहीं ना कहीं उन्हें इन्फीरियर फील कराते हैं। उन्हें कराते हैं कि तुम हमसे छोटे हो, या फिर किसी भी चीज़ में पढ़ाई को लेकर, उनकी इनकम को लेकर हम उन्हें बहुत नीचा दिखाते हैं। बट आई थिंक उनके लिए रिजर्वेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, उनको एजुकेशन के लिए हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए। उनकी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिससे वो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आ सके, और फिर उनका जो हम उन्हें नीचा दिखाते हैं वो ना दिखा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सभी लोग हरियाणा से हैं? ठीक है, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते होंगे पढ़ने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे आप लोग बताइएगा, हरियाणा में जो है ख़ास तौर से महिलाओं को और गर्ल्स को कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं और जिस पर काम होना चाहिए? हम आधी रात को बाहर नहीं जा सकते। हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम अगर शहर में भी रहते हो, तुम आधी रात को 8 बजे के बाद बाहर जाना ही सेफ़ नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं तो पेरेंट्स आपकी सिक्योरिटी चाहते हैं। हमारी सिक्योरिटी तो चाहते हैं, पर हम उस हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इस टाइम पे भी 21st सेंचुरी में भी आके अगर हम गर्ल्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो उस पर भी तो कोई बात उठनी चाहिए। ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, तो पूरे नेशन की। आपका नाम क्या है? पलक। मैं पलक के पापा और मम्मी से अपील करना चाहता हूँ कि पलक को रात के 8 बजे से 8:30 बजे के टाइम भी बाहर जाने दिया जाए। पलक यहाँ पर बहुत गुस्सा होकर बैठी हुई हैं। जो सेक्स रेशियो है हरियाणा में वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब जैसे रील्स वगैरह भी होती हैं, मेन पूरी देश में लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ऐसे बोलते हैं कि हरियाणा में लड़कियां भी होती हैं, तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच थोड़ी बैकवर्ड है और वो लड़कियों को नहीं आने देते आगे सोसाइटी में। तो अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, बट फिर भी सेक्स रेशियो थोड़ा बाकी स्टेट के कंपैरिजन में हरियाणा का काफ़ी कम है। बहुत बहुत बहुत, ये जो है बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और हरियाणा जो है सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो है अकेला ऐसा स्टेट एक वक्त पर था, अब नहीं है, अब तो सुधार हो गया है। सेक्स रेशियो बहुत यहाँ पर बिगड़ा हुआ था। ये सेक्स रेशियो बिगड़ा क्यों था? ये होता क्या है सेक्स रेशियो बिगड़ना? क्या चीज़ होती है ये? लड़कियों का मतलब लड़कियों के साथ कुछ गलत होना। नहीं, सेक्स रेशियो, हाँ बताइए। सेक्स रेशियो वो होता है जैसे लड़कियां कम है लड़के ज़्यादा हैं। हरियाणा में पहले सभी लड़के पैदा करना चाहते थे, चाहते नहीं थे कि लड़कियां पैदा हो, तो इस वजह से लड़कियों का सेक्स रेशियो कम था और लड़कों का ज़्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि लिंगानुपात होता है ना, पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं, इसको हम सेक्स रेशियो। अच्छा, आपने यहाँ पर ये बताया कि हरियाणा में लोग चाहते नहीं थे कि लड़कियाँ पैदा हों घरों में। ठीक है, आपकी क्या एज है अभी? 20 आपकी एज है। अच्छा, आपने अब तक जितना समझा पढ़ा, अपनी सोसाइटीज़ में आसपास देखा, ऐसा क्यों फील हुआ कि ऐसा क्यों था? ऐसा पहले यही सोचते हैं लोग कि है ना, लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा, लड़की होगी तो कुछ ना कुछ गलत ही होगा। लड़कियों को वो मानते थे कि वंश के लिए तो लड़की भी चाहिए कि नहीं? लेकिन हरियाणा के लोगों को तो ये लड़का था ना कि लड़का ही वंश आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ये एक गलत धारणा थी, एक गलत तरह की सोच थी, जो कि समय के साथ में सुधरनी चाहिए। अच्छा, मुझे और बताइए, और किस तरह की चैलेंजेस हैं सोसाइटी में, खासतौर से हरियाणा में, सोनीपत में, जो लगता है कि भाई उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक होना चाहिए? आप बताइए। वुमेन सेफ्टी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि और कौन सी समस्याएं हैं जो हरियाणा में ठीक होनी चाहिए? आजकल जो है हम ये सुनने को मिलता है कि लड़कियों के साथ बहुत गलत काम हो रहे हैं। हर जगह, हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में यही न्यूज़ेज़ आती हैं, और इनके अगेंस्ट कोई भी मतलब वो नहीं लिया जाता है कि हम क्या करें। लड़कियों को तो घर पे बिठा देते हैं, बट जो काम करते हैं वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। अभी जैसे और भी केसेस सुनने को मिले हैं कलकत्ता में, उसके अगेंस्ट भी कोई वो नहीं करा गया है। उन्हें तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो तो खाली घूम रहे हैं। बिल्कुल, सख्त सज़ा के प्रावधान हैं, लेकिन न्याय मिलने में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से देरी हो जाया करती है। आप मुझे बताइए, आप बहुत गुमसुम से बैठी हो, कुछ सोच भी नहीं है बहुत देर से बैठे बैठे। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग गांव खेड़े से आते होंगे अपने, है ना, सिटीज़ में से आते होंगे, क्या आपके आसपास कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि गर्ल्स को जो है जल्दी पढ़ाई छुड़वा दी गई, घर पर बैठा दिया गया, है ना? हरियाणा के अंदर तो स्लोगन भी दिया गया ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके आसपास आप देखते हो, आपको लगता है कि बेटियां बच रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं? सर, मतलब काफ़ी हद तक ऐसा है कि लड़कियां पढ़ रही हैं और बच भी रही हैं, बट कुछ जगह हैं मतलब कि जो लोअर कास्ट है या फिर अपर कास्ट में भी आजकल कहते हैं कि लड़कियां बाहर ना जाए, मतलब अपने घर पे ही रहे।
तो घर पे रह के भी लड़कियां मतलब उनका क्या हो रहा है, ना तो वो पढ़ के कुछ अपने लिए स्टैंड कर पा रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नहीं, आजकल मतलब ठीक है, हर जगह ऐसा नहीं है, बट कुछ जगह सर है। आपको क्या लगता है? सर जैसे हमारे किराएदार हैं, सर हमारे जैसे किराएदार हैं, मैं देख रही हूँ लड़कियाँ सेफ़ हैं हमारे गांव में, बट उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। वो 8th स्टैंडर्ड में है, बट उसके पेरेंट्स हमें बोल रहे कि वो स्कूल में भेजते हैं, बट वो स्कूल जाती नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा कि लड़कियों को बोल देते हैं बाहर के लोगों की जाते हैं, बट वो नहीं जाते हैं। तो ये गलत है, उन्हें भेजना चाहिए बाहर। यानी हरियाणा में अभी भी कहीं कहीं पर जो है ऐसा है कि लड़कियों की पढ़ाई पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। अधिकतर पेरेंट्स जो है ऐसा ही सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिया, अब घर बार के बारे में सीखो, पढ़ो, समझो, देखो। ठीक है, इस तरह की सोच भी जो है आहिस्ता आहिस्ता हालांकि ख़त्म हो रही है, लेकिन ख़त्म होने में समय लगता है। विचारधारा जो है बदलने में जो है समय लगता है। आपको क्या लगता है कि भाई हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सोसाइटीज़ में जो है लड़कियों के साथ क्या ऐसा भेदभाव है जो अब ख़त्म होना चाहिए? अब बस बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए ऐसा? क्या लगता है? मतलब अब तो पहले से बहुत ख़त्म ही हो रहा भेदभाव एक तरीके से, मुझे कुछ बोलना है और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी को अपना अपना राइट होता है और पढ़ने का सभी का मन करता है। तो यही सब है, ये भेदभाव तो होना ही नहीं। अच्छा, हमने जो है आजकल हम अखबारों में बहुत पढ़ रहे थे, पिछले कुछ 5-6 महीनों से एक स्कीम आई थी सेना में भर्ती। किसी को मालूम है क्या नाम है उसका? अग्निवीर। आप तो सभी बहुत अवेयर हैं, आप सभी को पता है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो है ये मुद्दा बहुत उठा, अग्निवीर स्कीम का। जो विपक्षी दल हैं उन्होंने लगातार इसका विरोध किया। यूथ जो है इस पर बटा हुआ था, कुछ कह रहे कि ठीक है होना चाहिए, कुछ कह रहे कि नहीं एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं आप ही से पूछता हूँ और यहीं से पूछता हूँ, ये जो है ये बताएंगे हमें। आप बताइए। सर अग्निवीर का ये था कि कुछ समय के लिए जो यूथ हैं उनको आर्मी में लेके आएंगे और फिर उसके बाद उनको 4-5 साल की सर्विस के बाद वापस से जॉब्स वगैरह दे देंगे। बट उन्होंने जॉब का वादा तो कर दिया, बट अभी तक कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिया तो है, नहीं दिया है ये लेकिन स्कीम को लेकर के जो विवाद चल रहा था कि ये ठीक है या बुरा है, आप लोग यूथ हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़रों में क्या है, ये ठीक है कि नहीं? सर मैंने जो सुना है उसमें यही सुना है कि उन्होंने बोला था कि जॉब्स मिलेंगी, बट उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला कि सरकारी नौकरी ही मिलेगी, प्राइवेट भी दे रहे हैं वो कुछ ऐसे। तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। और अग्निवीर मेरे हिसाब से अगर, क्योंकि उन लोगों को कुछ टाइम के लिए आप आर्मी में रख रहे हो और फिर उनको आप वापस भेज रहे हो जहाँ पे वो रहते हैं लोकल एरिया में, तो उनको आर्मी की पूरी ट्रेनिंग है, तो उससे मेरे को लगता है थोड़ा सा वायलेंस बढ़ सकता है सोसाइटी में। आपको क्या लगता है कि अग्निवीर स्कीम जो है यूथ की नज़रों में कैसा है, अच्छा कि बुरा? सर मेरे हिसाब से बिल्कुल बुरा है, क्योंकि ना वे पहले आर्मी में जाते हैं, 4 साल पहले वहाँ पे करते हैं, फिर बाद में वापस घर पे आ जाते हैं। बट उनको ना बाद में जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पहले अपने आर्मी देश के लिए अपने कुर्बानी दे, बाद में फिर उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बाद में। ठीक है। तो देखिए, अपने करियर को लेकर के सभी बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये श्योरिटी चाहते हैं कि उनका करियर जो है आगे भी जो है सिक्योर रहे। अब 4 साल की सर्विस के बाद जो है अगर उनको हटा दिया जाता है, हालांकि कुछ प्रोविजंस भी हैं इसके अंदर कि कुछ दूसरी जॉब्स के अंदर उन्हें जो है प्रायोरिटी दी जाती है कि वहाँ उनको मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये स्कीम अच्छी है, बुरी है, या फिर गवर्नमेंट से आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? कुछ सजेशंस आपके? सर इसके दोनों पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। एक तरीके से अच्छी भी है, क्योंकि इंडिया मतलब चारों तरफ से ना ऐसी है कि हमारे एनिमीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोकली ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, मतलब कि हर दूसरा इंसान आर्मी ट्रेनिंग से गुजरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी के टाइम में भी हमें काम आएगा। और दूसरा, आर्मी हमें एक अलग तरीके का एक पर्सनैलिटी बना देती है, तो वो काफ़ी, मेरे को पर्सनली ये चीज़ ठीक लगती है। ठीक है, एक मिला जुला सा असर है यहाँ पर, मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ कह रहे हैं कि ठीक नहीं है और इनका कहना है कि कुछ विषयों पर ये ठीक है। चलते चलते मैं जो है एक छोटा छोटा सवाल और छोटे रिएक्शंस आपसे यहाँ पर चाहूँगा, क्योंकि चुनाव चल रहा है, अभी इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, अपने हरियाणा प्रदेश में अगले 5 सालों में आप क्या कुछ होते हुए देखना चाहते हो? ठीक है, मैं छोटे छोटे रिएक्शंस आपसे यहाँ पर लेना चाहता हूँ। अगले 5 साल में क्या बदलते हुए देखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि हो जाना चाहिए? सर मेरे को लगता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उठाए गए महिलाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो जो मेरे को लगता है कि एक अहम मुद्दा किसान का भी हो सकता है, क्योंकि किसान एक हमारे देश का एक ऐसा वर्ग है जो हमें हर तरह से प्रोवाइड करता है हर चीज़ें, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ अपनी प्रोडक्ट पे नहीं मिल पाती, जिसके लिए सरकार ने MSP वगैरह का भी किया था, बट वो इतना नहीं हो पाता। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी फसल वो करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसका उन्हें सही दाम मिलने चाहिए, जो एक्चुअली वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिले,
ये चीज़ अगले 5 साल में एश्योर हो जाए। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हरियाणा में क्या कुछ नया होना चाहिए? सर अभी तक तो मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए सेफ्टी हो। नाइट में अगर लड़कियाँ बाहर जाएं तो उनके साथ कुछ गलत ना हो। और एजुकेशन तो मतलब अच्छी ही है हरियाणा में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ और ऊपर तक चले। और ठीक है, आपको क्या लगता है? रोड्स वगैरह जो यहाँ पे टूटी हुई हैं वो सारी बन जाए, और क्या नाम है, एजुकेशन में भी थोड़ा और चेंज आए। एजुकेशन सिस्टम में और सुधार होना चाहिए जी। सर मेट्रोज़ की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, मेट्रो की सर्विस जो है हरियाणा में स्टार्ट जी। पॉल्यूशन जो लेवल है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा, और दिल्ली एनसीआर में है भी ये बहुत ज़्यादा मेन इशू, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स भी कंट्रोल में। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा के अंदर भी जो है मेट्रो सिस्टम आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का सही होना चाहिए। और मेन मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, तो आई नो कि कितनी एक जब बारिश होती है कितना नुकसान होता है जैसे हमारी फसल में, तो उसका एक बैकअप पॉइंट उन गवर्नमेंट को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। सर रोड डेवलपमेंट और प्लानिंग इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी सुबह ही एक लड़का मेरे आगे गड्ढे में गिर गया, तो इसी की वजह से। ये तो मज़े की बात होगी, मज़ा आ गया होगा। नहीं मज़ा तो नहीं, क्या उसको चोट भी तो लगी। चोट लगी उसको, भाई गड्ढे बहुत है सड़कों पे, सड़कें ठीक होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? सर एजुकेशन में चेंजेस होने चाहिए। एजुकेशन ठीक होना चाहिए। सब मुद्दे यहाँ डिस्कस हो ही चुके हैं ऑलरेडी, सब मुद्दे यहाँ डिस्कस हो चुके हैं, इन्हीं पे बात होनी चाहिए। ठीक है। और सर जेंडर इक्वालिटी और थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए। वैसे अभी जो सरकार है उसने ये तो किया है कि बिना खर्ची वगैरह के जो है बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी जो है, बिल्कुल। हाँ, बट फिर भी थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा फोकस होना चाहिए, बाकी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है जी। मुझे लगता है कि अगर हमारा यूथ पढ़ेगा तो उसको आगे रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे हमारे यहाँ से। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है, अगर हम अपने यूथ की पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, यूथ की पढ़ाई पर ध्यान दें, एजुकेशन सिस्टम को और दुरुस्त करें, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो ये था सोनीपत का वो यूथ जिनसे हमने जो है बातचीत करके ये समझने की कोशिश की कि आखिर चुनाव के दरमियान इनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर, ये समझ कर कि ये बच्चे जो है कितने ज़्यादा अवेयर्ड हैं चीज़ों को लेकर के, और कितना जो है क्लैरिटी ऑफ माइंड है इनका। अपने लिए जो है एक बार क्लैपिंग कर दीजिए ज़ोरदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपनी चुनावी यात्रा को हम सोनीपत में यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आपको आगे लिए चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।